रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना में आपका स्वागत है। रियल रेवोल्यूशन वो होती है जब चेतना की जागृति होती है। आज ऐसी ही कुछ चेतना जागृत करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो एक ऐसा काम करती हैं when you never go home at the end of the day thinking that you haven't done something valuable and important. उनके प्रोफेशन में हमेशा नॉवेल्टी होती है, यूटिलिटी होती है और चैरिटी तो होती ही होती है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ऋचा शर्मा की, जो आज के हमारी गेस्ट हैं। वो न्यूरो एंड ऑर्थो थेरेपिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ों में सर्टिफाइड हैं जो एक एवरेज इंसान यानी कि मेरे जैसी लड़की को तो शायद ही उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में और हमें आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले जानना है। थैंक यू शिल्पी जी। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे मेरी मदर जो कि खुद डॉक्टर हैं और एक सपना लेके बैठती हैं कि ठीक है मेरी जो सबसे बड़ी डॉटर होगी उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी। जैसा हम सब बीइंग अ पेरेंट सोचते हैं कि मेरे बच्चे को मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। एंड ऑल्दो किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं रहा, बट एक आइडियल रहा मेरे सामने कि हाँ मुझे बनना है तो ऐसा बनना है। वो धीरे धीरे जीन्स कह लीजिए या कुछ कह लीजिए आप, वो एक्टिवेट होने लगे एंड धीरे धीरे मेरा साइंस की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ने लगा। हालांकि स्कूल में मैं बहुत बदमाश लड़की थी, मेरी टीचर्स सब यही बोलते थे कि पता नहीं क्या करेगी। एंड ग्रेजुअली जाके बीइंग लेफ्ट हैंडर और एक ऑलराउंडर होने का एक बहुत बड़ा जज्बा अपने अंदर लिए हुए कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक महिला, एक लड़की के लिए कितना ज़रूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर मैं एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी थी। एंड मैंने कथक डांस में PhD भी कर रखी है एंड ऑल बिकॉज कि मेरी मदर ने वो लाइन सेटअप की थी कि नहीं, आपको एक मल्टी टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग की डिमांड है फ्यूचर में। नॉट ओनली डॉक्टर, जो लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट हो सके, जिसको समझ में आए कि अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो हम गिरते भी थे, पढ़ते भी थे, सारी चीज़ें। लेकिन क्या हमें गिरने पड़ने के बाद डायरेक्ट मेडिसिन पेन किलर खा के वापस से काम पे लगना चाहिए, वापस से खेलना चाहिए? वो एक बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि एक आज कोई भी बच्चा गिर जाता है, हम सबसे पहले बोलते हैं अरे इसको दवाई दो, स्प्रे लगाओ, जेल लगाओ। सो ये एक फर्स्ट मेडिकेशन होता है। धीरे धीरे बड़े होते मैंने वो फील्ड अपना ली, जो एक बहुत मैजिकल फील्ड है जिसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। एंड फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस हैं न्यूरो एंड ऑर्थोथेरेपी, जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। पहले के ज़माने में फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस, कि हमको एक्सरसाइज करनी है, हमको वापस से बैक टू क्वालिटी ऑफ लाइफ में जाना है। लेकिन आज के समय में फिजियोथेरेपी के अंदर इतना इनोवेशंस है, इतनी न्यू टेक्नोलॉजी है कि कमर दर्द के लिए सिर्फ दवा खानी है ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, न्यूरो इंजरी होती क्या है? मतलब जैसे आप कहती हैं कि आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, तो न्यूरोथेरेपी करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज आपके पास पेशेंट्स आते हैं लेकर? जैसा कि हम आजकल लाइफस्टाइल में चेंजेस देख रहे हैं कि हम पूरे समय रेडिएशंस में रहते हैं। चाहे आप मोबाइल का रेडिएशन बोल लें, चाहे आप अपने ये डिवाइसेस का रेडिएशंस बोल लें, चाहे आप लाइफस्टाइल ग्लिच बोल लें आप इसको, कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये सब ट्रेंड में आ रहा है। जैसे जैसे ये ट्रेंड में आ रहा है वैसे वैसे हमारे ब्रेन के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये जो स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कहना चाहिए फैशनेबल डिजीज़ बन गया है आजकल। तो जो स्ट्रोक है उससे डील करती है फिजियोथेरेपी, उसको बोलते हैं न्यूरो इंजरीज। एंड कई बार एक्सीडेंटल केसेस में भी ब्रेन डैमेज होता है, तो जहाँ पे ब्रेन और स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है हम उसको न्यूरो इंजरीज कहते हैं। आपके पास पेशेंट्स कौन से किस टाइप की इंजरी को लेकर आते हैं? न्यूरो इंजरी स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो क्या इंजरीज होती हैं वो? ये इंजरीज आप मान लीजिए जैसे हैमरेज हो गया,
एंड स्ट्रोक हो गया, एंड मान लीजिए पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए जिसमें नर्व रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। दूसरा फेशियल पैरालिसिस हो गया, जो आजकल बहुत हो रहा है लोगों में, फेशियल पैरालिसिस, जिसमें आपका आधा मुंह एक साइड की तरफ हो जाता है पूरा, एंड कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस में भी ये देखने को मिला है। एंड मोरोवर इसके अलावा जैसे हमारी जो स्पाइन है उसमें कैनाल स्टेनोसिस हो जाना, दैट मीन्स लेमैन लैंग्वेज में स्लिप डिस्क हो जाना, शियाटिका हो जाना, एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, ये सब न्यूरो के क्षेत्र में आने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, और इनके क्या कॉजेज़ हैं? जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो आप किन किन रीजंस को इसके लिए बताएंगे कि भाई इन वजह से ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ये लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, इन वजह से ये न्यूरो इंजरी ज़्यादा बढ़ रही हैं? 3 कारण बहुत मेन है इसके। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समय ब्रेन पे एक प्रेशर बना के रखती है। एंड सेकंड कॉज है आपका अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल कंजम्पशन आजकल बहुत बढ़ रहा है। ड्यू टू दैट वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और डायरेक्ट ब्रेन में इन्फ्यूज़ होता है। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ही आजकल स्ट्रोक। और थर्ड सबसे मेन रीज़न है रेडिएशंस। यू आर एंटायरली into the radiations of mobile every time. Even people are sleeping, they are keeping their mobile phone under the pillow, जी, है ना। और सबसे पहले उठ के हमें अगर सबसे पहले कहना चाहिए भगवान के दर्शन करने चाहिए या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बॉडी को थोड़ा किक स्टार्ट देने के लिए डिटॉक्स वाटर्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। तो उसकी जगह हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और देखते हैं कि कितने मिस कॉल्स आ गए हैं, कितने मैसेजेस आ गए हैं, और वो एक जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें सब न्यूरो इंजरीज की तरफ जा रही हैं। ये तो हमने समझ ली न्यूरो इंजरीज। अब बात करते हैं ऑर्थोथेरेपिस्ट की, जो आप हैं। अच्छा, अब बताएं कि ये जो ग्रोइंग पॉस्चर इश्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो लोग पॉस्चर के कारण बिकॉज ऑफ लॉन्ग ऑफिस आवर्स एंड कंटिन्यूसली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स उसकी वजह से फेस करते हैं? और ऑब्वियसली रीजंस तो यही हैं कि हमें ऑल द टाइम हमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, हमें डेस्क वर्क करना पड़ता है, और इसके अलावा कौन कौन से रीजंस की वजह से लोग आपके पास ऑर्थो की इंजरीज लेकर आते हैं? पुअर पॉस्चर्स तो सबसे पहले राउंडेड शोल्डर्स, अच्छा, विच इज़ वेरी कॉमन। मतलब आप ये मान लीजिए 10 में से 8 लोगों के आजकल राउंडेड शोल्डर्स हैं ही। ये मैंने फ्रोजन शोल्डर के बारे में भी बहुत सुना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, आई कैन नॉट टेक माई हैंड बैक, अगर चोटी भी बनानी है तो मैं वो लेकर नहीं जा पा रही हूँ। सो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज़। अच्छा, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अप टू शोल्डर लेवल ख़त्म हो जाती है। हम किचन में भी काम करते हैं तो रेयरली हमारा हाथ ऊपर उठ के सामान निकालने का होता है, अदरवाइज़ तो हेड लेवल तक तो सभी चीज़ ख़त्म हो जाती है। सेकेंडली पूरे समय पुअर पॉस्चर, अगेन मैं बोलूँगी राउंडेड शोल्डर्स में बैठना, जिसकी वजह से मसल पुल, मसल स्ट्रेच होता है और मसल अपनी स्ट्रेंथ खोता है। एंड ड्यू टू दैट ये फ्रोजन शोल्डर्स का एज अ रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो अगर पहले देखा जाए तो पहले आपको ऊपर से सामान भी उतारना होता था, आपको नीचे झुक के भी काम करना होता था, तो वो सारी चीज़ें, सारी इन एक्टिविटीज़ में पूरे दिन भर में हर जॉइंट एक बार घूम जाता था। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि अगर हमें किचन तक पानी भी लेने जाना है तो कोई पानी ला दो यार। ये एक बहुत बड़ा फेमस सेंटेंस है, सबके मुंह से कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और पहले क्या होता था कि एक पूरा बड़ा घर, उसमें एक सेंटर में मटका रखा हुआ होता था, मटके की एक जगह होती थी और 2-3 मटके साथ में रखा करते थे, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ। और फिर अब ये होता है कि बॉटल रख ली टेबल पर और टेबल के जस्ट बगल में आप बैठ गए, मतलब आपको पानी के लिए उठना भी नहीं है। और मॉड्यूलर किचन्स हो गए हैं, सो यू डू नॉट हैव टू बेंड, आपको स्ट्रेच नहीं करना है, ऊपर जाके कोई चीज़ ऐसे उचक के निकालनी नहीं है, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। सो व्हाट आर द टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स, जो सही पॉस्चर के लिए आपको ब्रेन इंजरीज ना हो या आपको और भी किसी भी तरह की थेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा क्या आपको टिप्स अपनानी चाहिए, क्या आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे?
सो इन अ वेरी शॉर्ट, सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, बिकॉज़ हम भूल चुके हैं कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए. हम जब उठते हैं तो हम मेक श्योर करें कि हम 5 to 6 के बीच में उठ जाएं. जी. ठीक है. एंड एज ओल्ड सेंटेंस, ओल्ड मिथ बोलिए, वैसे मिथ तो मेरे लिए नहीं, एक फैक्ट है वो. अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वाला जो हम बचपन में पढ़ा करते थे. तो 5 to 6 उठ के सबसे पहले आपको बॉडी को एक डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत होती है ना, एक मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की ज़रूरत होती है. तो हमें सबसे पहले उठ के डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए. डिटॉक्स वाटर कई तरीके के हो सकते हैं, इंटरनेट्स पे भी काफ़ी अवेलेबल है. अभी तो सिंस समर है तो आप क्यूकम्बर डिटॉक्स वाटर ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ एक्सरसाइज, विच इज़ वेरी मेंडेट थिंग. अगर आपको किसी भी न्यूरो एंड ऑर्थो रिलेटेड बीमारी से बचना है तो सबसे पहले एक्सरसाइज, बॉडी को चार्ज, जैसे मोबाइल को चार्ज वैसे बॉडी को चार्ज. हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमें किचन में या ऑफिस की तैयारियों में लगना है. एंड आई विल मेक श्योर, आई विल गारंटी यू, अगर हम ये रूटीन फॉलो करते हैं तो शायद ही कोई न्यूरो एंड ऑर्थो इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी हमारी बॉडी में रहेगी. अच्छा, और अगर पॉस्चर की बात करें तो किस तरह से बैठना चाहिए? जो राउंडेड शोल्डर्स हैं आपके होए ही नहीं, आपके राउंडेड शोल्डर की प्रॉब्लम आए ही नहीं, आने के बाद उपचार तो आप कर ही देंगी, लेकिन वो हो ही नहीं प्रॉब्लम, उसके लिए क्या किया जाए? जो पॉस्चर्स हैं, सबसे पहले हमें एक रूल, गोल्डन रूल अपनाना चाहिए, जो दिमाग में बार बार घुमाते रहिए इस सेंटेंस को. शोल्डर बैक चिन अप, शोल्डर बैक चिन अप. सो व्हेन यू डू द शोल्डर बैक एंड चिन अप, आपकी स्पाइन सीधी हो जाती है. आप राउंडेड शोल्डर्स में नहीं रहते हैं. एंड द थर्ड वेरी रॉन्ग पॉस्चर इज क्रॉस लेग. Whenever you sit in a cross leg. हाँ. जिसकी वजह से हिप पे टेंशन बढ़ता है. अच्छा. So we should not go for cross legs. हमको सीधे बैठना चाहिए. मैंने भी कर लिए सीधे. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम किसी भी चेयर पे बैठे हैं तो हम देखें कि वो सख्त ना हो, मीडियम सॉफ्ट रहे. प्लस हम हिप को पूरा पीछे की तरफ टच करके एंड स्ट्रेट रेस्ट, बैक रेस्ट का यूज़ करके बैठें. आगे की तरफ लीन होने की जगह पीछे की तरफ बैठें. एंड द थर्ड गोल्डन रूल इज टेक अ फ्रीक्वेंट ब्रेक. अच्छा, ब्रेक्स लेते रहो. yes. आप एक ही पोस्चर में बहुत देर तक मत बैठो. एग्जैक्टली. हो सकता है कि आपको ये गोल्डन रूल 2-3 दिन परेशान करे कि थक गया मैं शोल्डर बैक चिन अप करके. तो 10-15 मिनट के बाद एक आप अपने चीट ले सकते हैं वापस से राउंडेड शोल्डर में आके. लेकिन अगेन रिमाइंड योर बॉडी फॉर शोल्डर बैक चिन अप. अच्छा, ये तो आपने बताई हमें पॉस्चर की बातें, किस तरह से आप बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं, कौन कौन सी इंजरीज होती हैं और कब कब आपकी ज़रूरत पड़ती है. अच्छा, ये बताएं कि बहुत ट्रेंड में है आजकल सप्लीमेंट्स लेना, आप इसे कहाँ तक सही मानती हैं? पहली चीज़, कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं और क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? इसको बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ मैं कि किसी सब्जी में अगर नमक ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं है और कम है तो भी अच्छा नहीं है. सिमिलरली हमारी बॉडी का वो एक ट्रेंड है कि विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो आजकल एक टाइम की नीड भी हो चुकी है, एक डिमांड हो चुका है. बिकॉज ना तो हमारे सन में एक्सपोजर हम देते हैं अपनी बॉडी को, ऑल टाइम एसी में रहना. थर्ड, इसके अलावा हमारी लैक ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, वो भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए मिस्टेक है जो हम अपनी लाइफ में करते हैं. कि अगर हमें किसी दिन दावत है तो हम उस दिन रात में भले 10-11 बजे तक खाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज हैव डिनर लाइक अ बेगर. अच्छा. तो वो भी एक चीज़ है. तो अगर हम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो येस, आज के टाइम को देखते हुए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम दोनों को ही लेना चाहिए. जिसमें से 3 मेन विटामिन्स होते हैं. विटामिन B12 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मसल एक्टिविटी एंड मसल फ्लेक्सिबिलिटी. सेकेंड, विटामिन C और विटामिन D क्योंकि हमारा सन में एक्सपोजर बिल्कुल नील है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर डे ऑफ फॉर एक्सपोजर, बस येस, जो हमारी अर्ली मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है वो हमारी बॉडी को ज़रूर मिलना चाहिए. दैट इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D. नेक्स्ट, इसके अलावा
कैल्शियम एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बोन की क्वालिटी में, हमारी मसल की क्वालिटी में। 80% ऑफ द डिजीज़ेज आर रिलेटेड टू योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब आपके मसल और बोन से रिलेटेड होती हैं। अगर उनको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते रहेंगे तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर विटामिन मिनरल्स की कमी हुई तो ज़रूर आपके दर्द रहना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे वो डिज़ीज़ में कन्वर्ट होने लगेगा। तो आज जाएं, एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं कि उसमें ये सारी चीज़ों की कमी है या नहीं है, और उसके बाद सप्लीमेंट ज़रूर ट्राई बिल्कुल ट्राई कीजिए। एंड सप्लीमेंट लेने का एक गोल्डन रूल है, आप सिर्फ 1 महीने लीजिए, देन अनदर 15-20 डेज़ का ब्रेक दीजिए, ताकि हाइपर वाइटामिनोसिस भी ना हो आपकी ब्लड में। बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स नहीं। यस। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ एक लिस्ट बोलूँगी ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस इन डे टू डे लाइफ, और उनमें से आपको जो भी जिस चीज़ के भी बारे में कोई टिप हमारे लिसनर्स को देनी है तो प्लीज़ दीजिएगा। जैसे फ्रोजन शोल्डर के बारे में आपने बताया कि थोड़ा सा आपको ओवरहेड एक्टिविटीज करनी होंगी। फिर सर्वाइकल के बारे में आप क्या टिप देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को? नो राउंडेड शोल्डर्स। अच्छा, नो राउंडेड शोल्डर्स। यस, सेम वेज। अच्छा, लोअर बैक पेन, कीप योर पोस्चर अपराइट, हिप एट द बैक एंड यूज द बैक रेस्ट। राइट। और आर्थराइटिस, मूव योर जॉइंट्स एट लीस्ट वंस इन अ डे। ओके, आप जॉइंट्स वाला एक्सरसाइज कीजिए। सारे जॉइंट्स को आप एक बार दिन में सुबह सुबह घुमा लीजिए। ओके। एंड पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे कि कई लोगों के ऑपरेशन हुए होते हैं जॉइंट में ऑपरेशंस, या फिर नी कैप्स लगे हुए होते हैं, और दूसरे ऑपरेशंस हुए होते हैं, सर्जरीज होती हैं, कई बार ओवरी रिमूवल होता है महिलाओं के। तो पोस्ट ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें उन्हें कहा जाता है कि आपको ये पार्ट नहीं हिलाना है, सो व्हाट आर द सिंपल एक्सरसाइजेस फॉर देम? ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी महिला या पुरुष किसी भी पोस्ट सर्जिकल एक्सरसाइजेस को घर पे करे, क्योंकि उस वक्त स्टिचेस होते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, मसल हील हो रही होती है, लिगामेंट्स हील हो रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपने ऑपरेशन करवाया और उसको आपको सक्सेसफुल बनाना है तो थेरेपिस्ट की थेरेपीज़ लीजिए एंड प्रॉपर हील होइए, क्योंकि अगर एक मसल भी रह जाती है तो फिर वो हर विंटर में आपको परेशान करेगी। राइट। जॉइंट पेन, गो फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, सारी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस कीजिए, तो जॉइंट में स्ट्रेंथ रहेगी, आपको जॉइंट पेन भी नहीं होगा। और मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है जो स्लिप डिस्क का नाम लेते हैं। यस, ये जिम में होने वाली एक कॉमन इंजरी है, स्लिप डिस्क हो जाना। या तो आप गलत पोस्चर में, जैसे बेड पे बैठ के आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं, बेड पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सो ये सारे पोस्चर्स लीड्स टू द स्लिप डिस्क। राइट। द फुटवेयर्स आई मस्ट से, द फुटवेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ट्रेंड में हील्स एंड फॉर्मल शूज़ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी का अलाइनमेंट ख़राब हो रहा है, विच ऑल्सो लीड्स टू द हिप डिजीजेस, स्लिप डिस्क एंड मेनी लोअर बैक डिजीजेस। ओके। और आप फ्लैट्स पहन सकते हैं, फ्लैट्स इज ओके? फ्लैट्स ओके, बट मेक श्योर जो आपके सोल हैं वो सॉफ्ट हों। अच्छा, इट शुड बी सॉफ्ट। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की डेंसिटी में फ़र्क आ जाना, बोन का सॉफ्ट हो जाना। दे आर मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट। तो द जॉइंट पेन्स, योर नी पेन, योर स्मॉल जॉइंट पेन्स कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, और एज रिलेटेड इलनेसेस के लिए आप क्या बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स जो थोड़े से रॉन्ग साइड ऑफ एज में हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपका ये क्वेश्चन सबके बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज जितनी भी महिलाएं हैं उनको कैल्शियम जनरेशन नहीं होने की वजह से जॉइंट में पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। एंड पुरुष अगर आप मान लीजिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थे तो उनका भी थोड़ा सा ओल्ड एज डिफ़िकल्ट निकलता है। तो इन सारी चीज़ों में हमको मेक श्योर करना है कि लाइफ में मूवमेंट रहे। अच्छा, जब तक आपकी लाइफ में मूवमेंट है, जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, तब तक जॉइंट, मसल, लिगामेंट
असर नहीं करेगा। अच्छा, तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें एक के बाद एक बात बता दी। अगर आपके जैसा कोई बनना चाहता है, जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो क्या करें? व्हाट इज़ द कोर्सेज, डिग्रीज वन शुड ऑब्टेन कि आपके जैसे बन जाएं? मतलब इस राह पर चलने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? ओके, सो सबसे पहले इस फील्ड में ज़रूरी है डेडिकेशन, बिकॉज दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल्स एंड ऑन स्पॉट इंजरीज। तो आपके हेड में एक डेडिकेशन, एक एंथुजियाज़म, क्योंकि डॉक्टर का एनर्जी लेवल से भरा हुआ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर डॉक्टर ही एनर्जेटिक नहीं होगा तो मरीज़ भी ऑलरेडी क्या है, डीमोटिवेटेड आता है कि मेरे को तो ये हो गया, अब क्या करना है। सो फॉर गिविंग अ न्यू लाइफ, फॉर गिविंग अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी वेरी पैशनेट। और आजकल तो हमारे ज़माने में तो थोड़ा कठिन था ये, क्योंकि बहुत अवेयरनेस नहीं थी इस फील्ड के बारे में, बट नाउ मुझे लगता है कि हर घर में समझ में आ चुका है कि अल्टीमेटली तो हमें फिजियोथेरेपी में ही जाना है। तो डॉक्टर्स के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं, बैचलर्स इजी हो गई हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, एंड टेक्निक्स बहुत सारी हो गई हैं आजकल, बहुत सारी इन्वेंट हो रही हैं टेक्निक्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से एक कोर्स परस्यू कर सकते हैं। 4.5 साल का ये कोर्स होता है, नाउ मास्टर्स 2.5 साल का होता है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टेक्निक्स के आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह, तो वो ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स आपके प्रिंसिपल एंड टीचर्स देते रहते हैं। राइट। अच्छा, जैसे ही किसी ज्योतिषी के सामने आती हूँ ना मैं, तो मैं हाथ दिखा देती हूँ। तो आपके सामने आई हूँ तो फिर मुझे भी बताइए कि मुझे क्या मेरे पॉस्चर में कहीं यहाँ आपके कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? मुझे अभी तक तो सिर्फ एक ही चीज़ लगी कि आप वैसे तो बैठी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप शायद से समझ में आ गया होगा, आप अभी गलत बैठूंगी तो शायद मुझे टोक दें, है ना। बस एक ही चीज़ है, यूज़ योर बैक रेस्ट। आपके पीछे बैक रेस्ट है, आराम से पीछे खिसक के टिक के बैठिए ताकि आपके स्पाइन को सपोर्ट रहे, स्पाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड नहीं फील करे। यस, राइट। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे लिसनर्स को कोई टिप्स देना चाहें, मैसेज देना चाहें हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू? रिचार्ज योर बॉडी विथ मूवमेंट। मूवमेंट इज़ योर लाइफ। खूब सारा मूवमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस इन दिस पॉडकास्ट, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल का पॉडकास्ट चेतना, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक गेस्ट जो आपकी सेहत, आपकी मानसिक सेहत, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट या आपके वैल्यूज़, हर चीज़ पर बात करने की कोशिश करता है, आपकी कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश करता है, आपकी चेतना को जागृत करने की कोशिश करता है। इस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस एपिसोड को आप सुन सकते हैं कई बार रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल का पॉडकास्ट चेतना। नमस्कार।